हेलो बच्चे लोग, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ नियम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं या कंबाइन होते हैं तो वो जब नया पदार्थ या नया यौगिक बनाते हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। कुछ नियमों के आधार पर ही पदार्थों का निर्माण होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उसमें द्रव्यमान, मोल और आयतन संबंधी कुछ नियम फॉलो होते हैं और नया उत्पाद बनता है। तो दो तत्वों से कोई यौगिक बनने के संबंधित या दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं, तो इन नियमों के आधार पर ही प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके 5 नियम हमारे कोर्स में हैं, 5 नियम हमको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज मास कंजर्वेशन लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसे कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पदार्थ, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया कर लेने के बाद उसके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आ जाने के बावजूद भी उसका द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान हमेशा उतना ही होता है जितना अभिक्रिया के पहले रहता है। जैसे हम मोमबत्ती हम जलाते हैं तो मोमबत्ती जो होता है वो जलते 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 कम होते जाता है और हमें ऐसा लगता है कि मोमबत्ती नष्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और कुछ दिन के बाद बिल्कुल वो हमारे पास बचे हुए कुछ पिघले हुए मोम बचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोमबत्ती नष्ट हो गया। परंतु नियम ये कहता है कि ना तो द्रव्यमान भार की दृष्टि से और द्रव्यमान की दृष्टि से कोई भी पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं और न ही बनते हैं। तो मोमबत्ती का हमको जो दिखाई दे रहा है कि वह नष्ट हो चुका है, एक्चुअल में वह दूसरे प्रकार के नए पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। मोमबत्ती एक्चुअल में होता क्या है, हाइड्रोकार्बन है। 20 से 40 कार्बन वाले एल्केन होते हैं। तो जब उसको हम जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प में वह परिवर्तित होता है। तो यदि हम मोमबत्ती को जलाने से पहले उसका वजन तौल लें और उसको जलाते ही उसको कुछ इस तरीके से उसको ढक दें या कुछ इस तरीके से कुछ मापक लगा दें कि उससे बनने वाले सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो जल वाष्प बन रहा है उसको यदि हम किसी तरीके से कलेक्ट कर पाएँ, तो पहले मोम का जितना वजन था इन सभी का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल वाष्प है धुआं के रूप में जो हमको दिखाई देता है, वो सब को यदि हम कलेक्ट करके दोबारा से उसको यदि उसका वजन करें तो उतना ही आएगा जितना मोम का था। ठीक है, तो देखिए इसका मोमबत्ती को हम लिख देते हैं थोड़ा सा समझाने का आपको। कम से कम 20 कार्बन वाला एल्केन होता है, हाइड्रोकार्बन है। इसको जब हम जलाते हैं, मतलब इसका दहन करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कुछ जल वाष्प बनाता है, कुछ हीट देता है। तो इन सभी को हमको किसी न किसी माध्यम से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर जितना वेट है मोम का उतना ही वेट इसमें भी आता है। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान या उसका भार, जो वजन होता है, वो ना तो नष्ट होता है और ना ही एक्स्ट्रा बढ़ता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। यदि हम इसको कोई दूसरे तरीके से समझें, यदि कोई A और B दोनों आपस में अभिक्रिया करा करके यदि C तथा D बना रहे हैं, तो इसका वेट कितना ग्राम A लिए थे और इसका वेट कितना ग्राम B को लिए थे, दोनों का जितना वजन आता है, नए पदार्थ बन जाने के बाद, चाहे यह ठोस, द्रव, गैस, कोई भी अवस्था में वो बदल जाए,
भौतिक अवस्था परिवर्तन हो जाए चाहे रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उनके कुल वजन हमेशा उतने ही रहते हैं जितना अभिक्रिया के पहले थे। अब इसको वेट ऑफ सी प्लस वेट ऑफ डी, यदि इसको देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान या कुल भार अभिक्रिया के बाद बने हुए पदार्थों के कुल भार के बराबर होता है हमेशा। द्रव्य ना तो नष्ट होते हैं और ना ही नए बनते हैं, ना इधर बनने पर ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो इसको हम दो आधार पर देख सकते हैं या समझ सकते हैं। एक बाहरी वेट हम तौल लेंगे, जैसे लैंडोल्ड ने एक प्रयोग करके बताया था। एच आकार का एक कांच का पात्र ले लिया, उसमें एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन रखा और दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड का जली विलयन रखा, कुछ इस तरीके से। इधर है सोडियम क्लोराइड का जली विलयन और इसमें है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन। एक युग मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। अब इसको क्या कर दिया इसने, पहले इसको अभिक्रिया दोनों को मिलाने से पहले वो तौल लेते हैं कि इसका वजन कितना आया, उसको नोट कर लिया। अब इसको क्या कर दिए, यहाँ से इस दोनों को ऐसे वापस करके मिला दिए दोनों को एक साथ। तो जब दोनों को मिलाए तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड के जली विलयन के रिएक्शन से हमको मिलता है सिल्वर का क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, सफेद अवक्षेप के रूप में यहाँ दिखाई देता है। सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सफेद अवक्षेप, और बनता है सोडियम नाइट्रेट का विलयन, इसका लिक्विड फॉर्म। तो देखिए इधर जली विलयन थे, इसका जली था, यहाँ पे सफेद अवक्षेप बन गया और उसका विलयन बना। तो पहले इनका जितना वजन था, बाद में अभिक्रिया के पश्चात नए यौगिक बन गए, नए पदार्थ बन गए, फिर भी उनका जो वेट आया उतना ही जितना अभिक्रिया के पहले था। तो ये तो हम बाहरी वजन के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। दूसरा, इसी को हम लोग मोल के आधार पर भी कोई एग्जाम्पल दे करके देखना चाहें, मोल्स में भी यदि उसके मोलर मास भी देखेंगे तो हमेशा अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद मोलर मास हमेशा उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पहले होता है। उसको पहले उनके मोलों दोनों समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित समीकरण में भी हम उनके मोलर मास से इसको समझ सकते हैं। ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन के 12 ग्राम होते हैं, एक मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ये हो गया हमारा 32 ग्राम। दोनों के लिए हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 4 और 4, 44 ग्राम इनका मोलर मास है कार्बन और ऑक्सीजन का। और अभिक्रिया करने के बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें 12 धन 32 वही ऑक्सीजन है, वही कार्बन है। तो यहाँ पर भी हमको 44 ग्राम मोलर मास निकल करके आ रहा है। तो इसको हम बाहरी वेट के आधार पर भी देखेंगे तो वेट बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होता है, और मोलर मास के आधार पर भी देखेंगे तो सारे संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले चाहे किसी भी भौतिक अवस्था में अभिकारक हों, अभिक्रिया के बाद नए यौगिक या नए पदार्थ बनते हैं तो उनका भौतिक अवस्था चेंज हो जाने के बाद भी उनका मोलर मास उतना ही होता है जितना अभिक्रिया के पहले था। यह जो नियम है वो 1789 सदी में लेवाइजर ने इस नियम को बताया था, और इसको लेवाइजर को ही कहा जाता है रसायन शास्त्र का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये उस समय के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट रूल था। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है वर्तमान में। आइंस्टीन ने जब E = mc² जब उन्होंने खोज किया कि
जब किसी द्रव्यमान पर कोई लाइट पड़ती है तो उसका कुछ मात्रा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात द्रव्यमान का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। ये द्रव्यमान और एनर्जी में रिलेशन बताता है। तो आज थोड़ा सा इसमें आधुनिक खोज से पता चला है कि पूरी तरह से द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। कुछ द्रव्यमान एनर्जी के रूप में निकल जाता है और कुछ द्रव्यमान में कमी आता है, तो इसको द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम बोलना ज़्यादा सही माना गया है। उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होने वाले ऊर्जा की मात्रा को भी ऐड करेंगे, तभी उसमें दोनों तरफ आपको द्रव्यमान बराबर मिलेगा। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम इसको कहना ज़्यादा सही है और इस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोग का पहला नियम। चाहे किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से आप कोई भी अभिक्रिया को कराएंगे तो अभिक्रिया से पहले भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ, चाहे तत्व हो या यौगिक हो, उनका कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने हुए नए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है हमेशा। ये होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, अर्थात द्रव्य जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसको हम अलग अलग भौतिक अवस्था में बदल बदल करके हम उसको उपयोग करते हैं या उसमें परिवर्तन देखते हैं, परंतु द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही नया द्रव्यमान बनता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखते हैं रासायनिक संयोग का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, चाहे किसी विधि से आप बना लो, कोई भी यौगिक में जो उसके तत्व होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, अवयवी तत्व होते हैं, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही रहेंगे, तभी वह यौगिक बनेगा, या बना हुआ है तो उसमें एक निश्चित अनुपात में रहेगा। ठीक है, ये देखिए उसका डेफिनेशन है, रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। उदाहरण से देखते हैं, पानी आप किसी भी स्रोत से ले लो, चाहे कुएं का पानी लो, नदी का पानी लो, तालाब का पानी लो, या अपने घर के टंकी का पानी लो, कहीं से भी पानी ले लो, चाहे गटर का हम पानी ले लें, भले गंदा महकेगा, परंतु रासायनिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो इन सभी पानी के स्रोत में से प्राप्त पानी में H2O ही रासायनिक सूत्र है। ये देखिए H2O, ठीक है, H2O ये हमेशा इसका हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन होने चलते, इसका हो गया 2 ग्राम भार, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो इसको यदि हम सरल अनुपात में करेंगे तो 2 एकम 2 आठे 1:8 में ही आपको मिलेगा। चाहे किसी भी स्रोत से हम पानी प्राप्त कर लें, वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है 1:8 ही रहेगा। वो स्रोत पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे हम उसको कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में भी बनाएंगे तो 1:1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जब तक आप 8 ग्राम ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो पानी नहीं बनने वाला है। पानी बनाने के लिए भी हमें इन दोनों के ग्राम में जो रेशियो है 1:8, अर्थात 1:8 हाइड्रोजन के साथ 8 गुना ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा वो पानी नहीं बन सकता। तो ये हमारा निश्चित अनुपात का नियम है या स्थिर अनुपात का नियम है। इसको एक और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे हम किसी भी विधि से कहीं से भी प्राप्त कर लें, एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पहला विधि हमारा, मान लीजिए डायरेक्ट कार्बन को हम जलाते हैं तो ऊपर भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिल रहा है। दूसरा हमारा होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को भी यदि हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
तो यहाँ से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर ले रहे हैं। और तीसरी विधि है हमारा, यदि हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने का सोडा को यदि हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो पर भी हमको NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। तीनों स्रोत से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम संतुलन पे अभी ज्यादा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों विधियों से हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो तीन अलग अलग विधियों से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। तो तीनों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का यदि अनुपात निकाला जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल के आता है वो कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का 32। इसका सरल अनुपात यदि हम निकालेंगे तो 4 या 12 4 32 अर्थात 3:8 में हमको सभी जगह दिखाई देता है। सभी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अनुपात 3 है तो उसका ऑक्सीजन का 8 है। 3:8 में ही कार्बन और ऑक्सीजन जब रहेंगे तब जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, किसी भी विधि से प्राप्त हो, 3:8 में ही हमेशा होते हैं। ऐसे ही सारे यौगिक इसी नियम के आधार पर बनते हैं। उनके तत्वों के एक निश्चित भारात्मक अनुपात जब तक नहीं होगा वो यौगिक में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसको कहा जाता है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये हुआ हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम देखने से पहले निश्चित अनुपात के नियम की एक लिमिटेशन हम बता दें आपको। निश्चित अनुपात का नियम समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है, ये उसकी कमी है या उसकी लिमिटेशन है। जैसे कार्बन का एक समस्थानिक होता है 12 और दूसरा होता है उसका 14। तो 14 ग्राम कार्बन वाला समस्थानिक को यदि लेंगे तो वहाँ पर वो प्रपोर्शन नहीं मिलेगा जो कि उसके मूल कार्बन में हमको देखने को मिला था। 3:8 में नहीं रहेगा। तो निश्चित अनुपात के नियम जो है वो समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आज का तीसरा नियम, रासायनिक संयोग का तीसरा नियम, जो गे-लुसाक ने दिया था 1808 में। गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम इसको कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों पर लागू होता है और आयतन पर आधारित ये नियम को बनाए हैं। कि अब नियम क्या कहता है, गैसें जब आपस में संयोग करती हैं तो अभिकारक आयतन की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक सरल अनुपात में होते हैं। और यदि बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो वह भी एक सरल अनुपात में ही होता है। सरल अनुपात का मतलब होता है 1:1:2 या 1:2:3 या 1:1:3 ऐसा रहेगा। 1:8, 2:9, 3:12 ऐसे होने पर उसको हम सरल अनुपात नहीं कहते हैं। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे यदि हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है इसको हम मोल भी कहते हैं और उसे उसका आयतन भी कहते हैं, क्योंकि मोल से ही आयतन बनता है। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन को जब 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तभी वो गैस आयतन का नियम का पालन करेंगे और दोनों सरल अनुपात में हैं। यदि प्रोडक्ट हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट है HCl, यदि यह भी गैस है, यहाँ पे इस केस में गैस होता है, तो यह भी एक सरल अनुपात में होगा। अर्थात देखिए इसका अनुपात 1:1 और इसका अनुपात है 2, अर्थात 1:1:2 में है। ये इसको हम कहते हैं सरल अनुपात में। आपको कभी भी 1:1 में गैसों को मिलाओगे तो यहाँ 12:7 मिलेगा, 7:8:9 इस तरह से नहीं मिलेगा। 1:1:1:1:2, 1:2:1:1:2:3 इस तरह से सरल अनुपात में ही आपको मिलता है। यदि हम अमोनिया गैस के बनने को देखेंगे
2 नाइट्रोजन और 3 अनुपात हाइड्रोजन को लेते हैं तो 2 अनुपात में आपको अमोनिया गैस मिलती है। ये सभी में गैस मेंशन करना जरूरी है क्योंकि गैस संबंधी नियम है। तो यहाँ 1 अनुपात 3 में ये दोनों अभी कारक भाग ले रहे हैं और 2 अनुपात में ये मिल रहा है, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 2 मिला, जो कि एक सरल अनुपात में। तो यह नियम सिर्फ गैसों पर लागू होता है और वो भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लागू होता है। टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन में होना चाहिए और प्रेशर जो है वो 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। तो निश्चित मानक ताप एवं दाब पर यदि हम इस गैसों पर देखेंगे तभी यह नियम लागू होता है। तो मानक ताप एवं दाब पर गैसों का एक निश्चित आयतनात्मक अनुपात होता है और बनने वाला पदार्थ भी यदि गैस है तो वह भी एक सरल अनुपात में रहेगा। तो तीनों अभिकारक और उत्पाद एक सरल अनुपात में होते हैं। ये है हमारा गैस आयतन संबंधी गे-लुसाक का नियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके 2 नियम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।